पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है, बेहद दिलचस्प। एक तरफ हर रोज नेता दल बदल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर सबसे नया आरोप मढ़ा है। ये आरोप वायरल है क्योंकि ये आरोप हिंदी को लेकर हिंदी में ही है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सबका स्वागत है। ममता बनर्जी को आपने हिंदी बोलते सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा। किसकी हिंदी बेहतर है ये आप तय कीजिए, क्योंकि हम तो सिर्फ आज आपको 2 दिन पहले का ममता बनर्जी का हिंदी भाषण सुनाएंगे, जिसे आप सुनकर ये जरूर कहने को मजबूर होंगे कि क्या बंगाल की सियासी लड़ाई हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी रोहिंग्या होते हुए हिंदी पर आ गई है। साथ ही सवाल ये भी होंगे कि आखिर इलेक्शन से पहले टीएमसी में इस्तीफों की झड़ी क्यों लग गई है, क्यों नहीं इन इस्तीफों पर ममता रोक लगाने में कामयाब हो पा रही। पूछेंगे कि आखिर छोटी छोटी पार्टियां बंगाल में आएंगी तो किसकी सिरदर्दी बढ़ाएंगी। लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी का 150 सेकंड का भाषण और उससे निकली बड़ी खबर देख लीजिए। हिंदी को लेकर बंगाल में शुरू हुई सियासी लड़ाई। ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती। ममता का आरोप, मोदी को हिंदी नहीं आती, कान पकड़कर मोदी को सिखा दूंगी हिंदी, कहा ममता ने। टेलीप्रॉम्प्टर पर गुजराती में लिखकर हिंदी बोलते हैं नरेंद्र मोदी। सुनिए। क्या मेरे को हिंदी सिखाएगा ये? हम तो उसको कान पकड़ के हिंदी सिखा देगा। हम लोग भी 5 बरस तक हिंदी पढ़ा ना, वो हमको हिंदी सिखाता है। वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता है, गुजराती भाषा में लिख के। अरे देखो, आप मेरे को बोलो हम हिंदी पूरा पढ़ देगा। हम तो हिंदी अच्छा से पढ़ देता है। देखो इधर में लिखा इंग्लिश हिंदी, तो हिंदी देखो क्या पढ़ता है। दूध दही सब सही बंगाल में एआईटीसी का सरकार अभियान भर रहा है। जान जान के दीदी ममता दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। दीदी वी आर विथ यू। जितना भी हिंदी बोलोगे मैं सब पढ़ लेता है। हाँ, मैं हिंदी अच्छा से पढ़ लेता है। वो लोग नहीं पढ़ सकता है, वो टेलीप्रॉम्प्टर में देख के पढ़ता है। जो भाषा देखता है टेलीप्रॉम्प्टर में गुजराती में लिखा देता है और वही पढ़ता है। हम तो गुजराती का भी हमारा याद है। केम छो भाई छो हमको भी पता है। जैसे पंजाबी लैंग्वेज हम तो अच्छा जानते हैं। पंजाबी लोग कोई बात कहे हमारे साथ पंजाबी में बात करो, हम बात करते हैं। हम पंजाब में हर गुरुद्वारा घूम कर आया, अभी नहीं। वो टाइम पे जब गड़बड़ हुआ था तब कोई जाने के लिए डरते थे, तो मैंने बोला मेरे को भेज दो। हम गुरुद्वारा में जाते थे और तब मेरे को पता नहीं चलता कौन है पंजाबी, सबको एक ही रकम देखने लगता था। लेकिन बाद में जब ज्यादा मिला तो अभी आई कैन आइडेंटिफाई एवरीबॉडी। लेकिन हम किसका लिए दिया? मैं गया गांव में गुरुद्वारा में, खाली 2 बात कहा। एक कहा बॉय गुरु जी का खालसा, वो बोला बॉय गुरु जी का फतेह। और हमने कहा सत श्री अकाल, वो बोला है हम बोला है बोले सोनीहाल, वो बोला है सत श्री अकाल। और मैं गुरुद्वारा में हलवा मांग के खाते हैं। उसको हलवा बहुत बढ़िया होता है। गुरु नानक का जन्मदिन में मेरे को घर में भेजता है। जैसे बिहारी का पास हम लिट्टी मांग के खाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे पहले जरा मैं तृणमूल कांग्रेस के साथी सुपर्णव मोइत्रा के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। सुपर्णव मोइत्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में हिंदी का डंका बजा चुके हैं, वहां पर यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ममता बनर्जी को कि हिंदी हम सिखा देंगे? दिनेश जी, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें और टीवी 9 भारतवर्ष के जितने तमाम दर्शक आज देख रहे हैं उनको भी मैं आपके ज़रिए प्रणाम करता हूं। पहला चीज़ तो आपने जो ये अनुष्ठान शुरू किया उसके बाद तुरंत हिंदी में चले गए, फिर हमारे जो नेत्री है उनका आपने भाषण सुना दिया। तो मैं जगह, वक्त और संदर्भ किसी चीज़ के बारे में मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कहा, किस जगह किस वक्त में वो ये बात कहा। तो आगे पीछे नहीं जान के कुछ टिप्पणी करना इसके विषय में ये गलत होगा। लेकिन अगर मैं इससे कोई निजात निकाल सकता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो ये कहते होंगे कि कभी कभी जो ये बार बार लोग ऐसे दूसरे जगह पे जाके एक चुनाव के पहले दूसरे जगह के भाषा बोल के जैसे अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद मुझे लगता है वो ये दिखाने की कोशिश की है कि
कि खाली एक किस्म का भाषा बोलने से ही वो लोग या जगह अपना नहीं हो जाता है। तो पढ़ लो मोहित्रा साहब, आपको भी मेरा नमस्कार। और नक्सल में जो आपने बात कही, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से बातों को देखना चाहिए। दूसरे, आप ये कह रहे हैं कि जब आपस में सगा दिखाने के लिए, अपना दिखाने के लिए कोई भाषा बोली जाती है तो उसमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा आगे, लेकिन एक बात चंदन घोष चौधरी जी से, जो कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, ये समझ लेना चाहता हूं कि किसी भी संदर्भ में प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्या? कान पकड़ के सिखा दूंगी। देखिए, एक पॉलिटिकल पर्सन होने का नाते एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट आई कैन बिलोंग, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन ये बात का साथ तो सहमत नहीं हूँ, रैदर आई कंडेम इट, क्योंकि ये कंडेमेबल। ये प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटस है, प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान है, ये तो ऐसा बात तो कोई चीफ मिनिस्टर बोले या कोई साधारण नागरिक बोले, ये तो कभी किसी में कहीं वक्त में इसको I mean not to accept, ये तो सही बात नहीं है। This is the first condemnable thing that I can refer to this. चंदन घोष चौधरी कांग्रेस की तरफ से वो कह रहे हैं कि ये कंडेमेबल है, किसी भी सूरत में अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के विशेषणों का इस्तेमाल, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भास्कर सिन्हा रॉय आपको नजर आ रहे हैं, अवनिजेश नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है दोनों, और हमारे साथ हैं सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सबका स्वागत करता हूं। और जरा इसको लेकर अब मैं भास्कर सिन्हा रॉय साहब के पास जाऊं। भास्कर सिन्हा रॉय, क्या ये किसी भी सूरत में पार्डनेबल है? प्रधानमंत्री, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि आप देखें उम्र में भी 1950 में उनकी पैदाइश है, ममता 5 साल छोटी हैं, किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री के लिए ये इस्तेमाल करना चाहिए था, कान पकड़ के सिखा दूंगी? नहीं, ये जो ममता बनर्जी जिन्होंने ये बोली थी, इसका कहने का मतलब और माने आपको निकलना चाहिए, क्योंकि कान पकड़ के सिखाने का मतलब है, हम लोगों का शिक्षक जो होता है, सिखाने वाले वो कहता है कि हाँ आपको कान पकड़ के सिखा दूंगा या कान पकड़ के सिखा दूंगी कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ये कान पकड़ने का जो बात है, सही मात्रा से कोई किसी का कान नहीं पकड़ता है। इसको क्या है कि आप गलत फहमी है आपका, इसीलिए आपको मैं सुधारने के लिए मैं कान पकड़ के सिखा दूंगा, ये कहावत है। इसमें असल में कोई किसी का कान पकड़ने का ये नहीं है। ये भाषा का, मातृभाषा दोनों का अलग अलग है। मोदी जी का मातृभाषा है गुजराती, ममता जी का मातृभाषा है बंगाली। लेकिन कहां पर नहीं, लेकिन आप ये बताइए, अगर मुझको अपने बड़े भाई से कोई, बड़े भाई के लिए कोई बात कहनी है या अपने यहाँ किसी बुजुर्ग के लिए कोई बात कहनी है, तो इस मुहावरे का इस्तेमाल करके क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं उनको कान पकड़ के सिखा दूंगा? नहीं, कोई किसी का भी कान नहीं पकड़ सकता, या बड़ा हुआ छोटा कान पकड़ने वाली बात, मैं फिजिकली कान पकड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या मुहावरे का इस्तेमाल भी कर सकता हूं अपने से बड़े के लिए? मैं ये पद में बड़ा, ओहदे में बड़ा, उम्र में बड़ा, उसके लिए मैं ये कह सकता हूं क्या? मतलब समझ लीजिए आप कि कान पकड़ के सिखाऊंगा, ये कहावत है। मैं आपको धूल चटाऊंगा, क्या धूल चटाता है कोई? मतलब फिर उसी पर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुहावरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं मुहावरा भी अपने से बड़े के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझूंगा, लेकिन अवनिजेश जी आपकी निगाह में जल्दी से कमेंट। आ रहा हूं सर, भास्कर सर आपके पास आता हूं। अवनिजेश जी। दिनेश जी, आपने टीएमसी के दो समर्थक या प्रवक्ता, मैं जो भी कहूं, आपने दोनों के वक्तव्य सुन लिए। एक ने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि कब कहा गया। दूसरे ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बढ़िया कहा, ये तो मुहावरा है, मुहावरेदार भाषा में कहा और इसमें तो क्या गलती है ऐसा। और उन्होंने कई और मुहावरों की भी कर दी। मैं अगर मुहावरे करने लग जाऊं, मुहावरों में बात करने लग जाऊं, सचमुच दिक्कत है। और सवाल एक बात नहीं है, सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल पदों का भी है। एक मुख्यमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री है। ये होता है क्या संघीय फेडरल करेक्टर क्या? और लेकिन ममता बनर्जी को इस बात से कतई कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। तो एलैबोरेट करके बताया, लेकिन अब सबको सुनाने के बाद, खास तौर से इंटेंशनली मैं चाहता था शाहनवाज हुसैन साहब कि आप सबको सुन लें और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन इस पर लूं। ये जो कहा गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे दुख ये है कि वहाँ पे ममता जी ने कहा और यहाँ पर विश्लेषक जो आपने बुलाए, उन्होंने, सिंगा राय साहब ने क्या कहा कि धूल चटा देंगे, कान पकड़ के सिखा देंगे। ये भाषा को जस्टिफाइड कर रहे हैं। पूरी तरह मुख्यमंत्री के मुख पे ये शोभा नहीं देता कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा बोले। दूसरी बात, उम्र में वो छोटी हैं,
ये भी शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़े भाई के तौर पर भी बोले। होता क्या है, गाली गलौज कब आता है? कमज़ोर आदमी जब हार जाता है, थक जाता है, तो मुंह पे गाली गलौज आ जाता है। आज टीएमसी के नेता की जबान फिसल रही है, वाणी संयम टूट रहा है, गाली गलौज पे आ गए हैं। कोई भी मजबूत आदमी गाली गलौज नहीं पे आता। ये कमज़ोर लोग हैं, ये जान गए हैं। शाहनवाज साहब, अब इसका दूसरा पहलू देखिए। जाने आपने ये बात कही और ये बात 100% सही है, भाषा का संयम तोड़ रहे हैं। जी, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, लेकिन दूसरी बात यह है कि आप अगर संदर्भों में देखें तो कहने की कोशिश ये की गई कि लोग भाषा का इस्तेमाल करके उस जगह के लोगों से कुर्बत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री या देश का कोई नेता ऐसा करता भी है तो उसमें समस्या क्या है? बंगाल की भाषा, बांग्ला, क्या किसी की बपौती हो गई है? दिनेश गौतम जी, आप एक बात के गवाह हैं। मैं 2 दिन कबल टीवी 9 भारतवर्ष के कलकत्ता में कॉन्क्लेव में था और मेरे बगल में जो बैठे हुए थे टीएमसी के नेता, वो बंगला में जवाब दे रहे थे और मेरे से सवाल कर रहे थे, और एक आपके रिपोर्टर और थे बंगला में पूछ रहे थे। मैं बिहारी हूँ, लेकिन मैं जितना बंगला समझता हूँ मैंने समझ के आपके सामने जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मुझसे हिंदी में पूछो तो जवाब देंगे। बिल्कुल, आप गवाह हैं, आप सामने बैठे थे, मेरी निगाहें आपको बिल्कुल, देख बिल्कुल, रही थी। बिल्कुल। आपका वो सेशन शुरू हुआ था जब हम आए थे, तो हमें बंगला से भी सम्मान है, हमें हिंदी से भी सम्मान है। मैं मैथिल हूँ, मिथिला भाषा, हम घर में मैथिली बोलते हैं, हमें मैथिली से भी सम्मान है, भोजपुरी से भी है। भाषा पर विवाद क्यों कर रही ममता जी? बिल्कुल, क्योंकि वो डर रही हैं कि बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी से प्यार क्यों कर रही है। अरे नरेंद्र मोदी गुजरात के ही नहीं है, नरेंद्र मोदी बनारस जहां बढ़िया हिंदी बोली जाती है। दीदी, ये महत्वपूर्ण बात आपने सैयद शाहनवाज हुसैन कही है। बनारस आपने अपना जब उदाहरण दिया तो मुझको एक और उदाहरण याद आ गया। सांसद हैं शाहनवाज हुसैन साहब, आपने ये बात सही है कि आपने उधर से सवाल सुना जो बंगाली में था, आपने उसको समझा और जवाब दिया। इस बात को बहुत कैटेगोरिकली याद करके मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं सुपर्णो मोइत्रा साहब, मैंने वहां एक चीज और देखी। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव, उनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, वो वहां पर आए थे। उनको हिंदी बोलनी आती है, लेकिन उन्होंने हिंदी में पूछे गए सवाल का जवाब बांग्ला में दिया। एक तरीके से यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदी वर्सेस बांग्ला है, और वो लोग जो एसेंशियली हिंदी बोलते हैं या कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, अगर बांग्ला बोल रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। दिनेश जी, अगर मैं मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप हर चीज़ को इतना सरलीकरण ना करें। वो किस लिए बांग्ला भाषा का इस्तेमाल किए हैं, किस लिए हिंदी नहीं किए हैं, ये मैं उनके लिए कह नहीं पाऊंगा। सर, मैं आपको बता देता हूं ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे ये भी कहा, दिनेश जी, कोई भी हमारे एंकर ने उनसे ये भी कहा कि सर आप तो हिंदी बोलते हैं, आज हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपसे हिंदी में सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बोलेंगे हिंदी में, बांग्ला में बोला उन्होंने। आमी बोलबे ना, बांग्ला बोलबे, वो जो भी होता है, जो सही होता है इसका, उन्होंने कुल मिला के बांग्ला में कंटिन्यू किया। दिनेश जी, आज मैं टीवी 9 में टीएमसी का प्रवक्ता की हैसियत से मैं आपके यहाँ पे आया हूँ। आप हिंदी में पूछ रहे हैं और ये हिंदी का प्रोग्राम है। मैं क्या एक बार भी आपसे ये गुजारिश किया कि दूसरे किसी भाषा के इस्तेमाल? आपने नहीं किया सर, और आपने बहुत संभ्रांत तरीके से शुरुआत की, मुझे बड़ा अच्छा लगा निश्चित रूप से। और मैं बता रहा हूं कि हर एक जगह पे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आपको सुखद आश्चर्य देते हैं, आप उनमें से एक हैं। आप बहुत संभ्रांत और सलीके से अपनी बात करें, लेकिन मेरा कौतूहल है कि भाषा में क्यों बांटा जा रहा है देश को, बाहरी भीतरी क्यों किया जा रहा है एक ही देश में, ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा कि भाषा के अभी जो हम जोड़ने की बात कर रहे थे देश को, क्योंकि हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बार बार हम कहते हैं कि इतना विविधता में भी हमारा जो एकता है, बार बार वॉर किया जा रहा है। और अगर करीब 6 साल से हम देखें तो जो सरकार दिल्ली में चल रहे हैं
वो भाई भाई को भी लड़ा रहे हैं। और उसका मिसाल के तौर पे दिनेश जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सिंघू बॉर्डर में देख ले या कहीं पे भी देख ले कि करीब 6 दशक पहले जो स्लोगन हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में दिया गया था कि जय जवान और जय किसान, मैं तो बीजेपी को चलिए, तो आपने एक और पहलू इसमें जोड़ा कि यहाँ तो भाई भाई को भी लड़ाया जा रहा है, और वो एनोलॉजी जो सूट करती है उसका भी जिक्र आपने कर दिया। मैं आपके पास लौटता हूं सर, एक अहम खबर आपको बता दूं, ममता बनर्जी के कैंप में रुक नहीं रही है भगदड़। बीजेपी में शामिल हुए एक और टीएमसी एमएलए, डायमंड हार्बर से विधायक थे दीपक हल्दर, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी ने इनको सदस्यता दिलाई भारतीय जनता पार्टी की। कल ही स्पीड पोस्ट से हल्दर ने इस्तीफा भेजा था। टीएमसी ने कहा फर्क नहीं पड़ता, टिकट नहीं देते इसलिए ऐसा हुआ। टीएमसी ने दीपक हल्दर के प्रदर्शन पर भी उठा दिए सवाल। उन्होंने कहा कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलने वाली थी, उन्होंने वक्त से पहले भांप लिया और निकल लिए। लेकिन क्या ये इतना ही अंडर प्ले करने वाली सिचुएशन है क्या? मैं अपने मेहमानों का रुख करूं उससे पहले एक बार आपको पूरी सिचुएशन दिखाता हूं। तृणमूल कांग्रेस ने लगातार ये कहा है, शुवेंदु अधिकारी जब निकले ममता के गढ़ से, अपने साथ 11 विधायक और 1 सांसद लेकर निकले थे वो। इसके पहले आप जानते हैं कि शुवेंदु अधिकारी के पहले अर्जुन सिंह एक बड़ा नाम है, मुकुल रॉय बड़ा नाम है पश्चिम बंगाल की सियासत के, ये भी तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे और ये अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मतलब शुवेंदु हाल का बड़ा नाम है, लेकिन उससे पहले भी लोग आ रहे हैं। ये इल्जाम भी लगा देना कि चुनाव के समय ही लोग निकलकर दामन थाम रहे हैं इधर भारतीय जनता पार्टी का, ये भी ऐसा नहीं लगता कि वाकई पूरी तरह से सच है। क्योंकि आप इधर देखिए, इतने सारे नाम, और ये भी फैसला कीजिएगा कि क्या वाकई तृणमूल कांग्रेस को या ममता बनर्जी को फर्क नहीं पड़ता क्या? शीलभद्र दत्ता, जिन्होंने कहा था कि पीके अब हमको सिखाएंगे कि किस तरीके से सियासत की जाती है। राजीव बनर्जी ने हाल ही में छोड़ा। शिशिर अधिकारी, ये पिता हैं शुवेंदु अधिकारी के, इनको हटा दिया गया था, इनको तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद पर रखा गया था, जो कि हटा दिया गया शुवेंदु के छोड़ने के बाद। कहा जा रहा है ये भी आ सकते हैं इस तरफ। वैशाली डालमिया बाली से विधायक ये हाल ही में निकाली गई तो भारतीय जनता पार्टी चली गई। रतिन चक्रवर्ती, सुनील मंडल सांसद, सौमित्र खान, मुकुल राय, शुवेंदु अधिकारी, दीपक हल्दर आज का ताजा नाम। कहा यह जा रहा है, हर बार यह कहा जाता है कि जो जाए गुड रिडेंस है, अच्छी बात है, अच्छा हुआ छुटकारा मिला। तृणमूल कांग्रेस और कहे क्या? पॉलिटिकली अगर करेक्ट स्टेटमेंट देना है इस समय तो यही हो सकता है कि आप यही कहें कि कोई फर्क नहीं पड़ सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको तो जाना ही था, ठीक है, अच्छा हुआ, हमारा बोझ हल्का हुआ, आने वाले दिनों में नए लोग आएंगे, उनको हम मौका देंगे। लेकिन क्या यह वाकई वैसा है? इतनी बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी अपने साथ लेकर, इतने सारे लोगों का साथ जिनके साथ है, आपने देखा शुवेंदु जब आए तो एक बड़ा का बड़ा लॉट आ गया इधर, जिसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक थे। समझने वाली बात यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता? और अगर तृणमूल कांग्रेस को फर्क चलिए नहीं पड़ता तो भारतीय जनता पार्टी को क्या होता है? नफा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है? जरा इसको समझने की कोशिश करें। और इस बारे में सबसे पहले शाहनवाज जी आपकी मैं ओपिनियन लेना चाहूंगा। इसके अलावा और क्या कहा जाए? फेस सेविंग इसी में है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हो क्यों रहा है? एक आरोप ये भी है कि ये दबाव और प्रलोभन में कराया जा रहा है। देखिए, कुछ तो कहेंगे ना उनके जो तर्जमान है। मैं भी पार्टी का प्रवक्ता हूं और मेरी पार्टी से कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला जाए तो क्या कहना। तो ममता जी इस पर विचार करती हैं क्या कहना। जो उनके साथ है बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, दूध का धुला है। चाहे मुकुल जी हों या वो रेल मंत्री भी बनाती हैं उनको, पूरी पार्टी को आगे मुकुल जी ने बढ़ाया। अर्जुन सिंह उनके साथ कवच की तरह खड़े रहते। शुवेंदु अधिकारी जब नंदीग्राम सिंगूर का आंदोलन चल रहा था, हम लोग भी जब उनके ममता जी के साथ थे, तब उनको लगता था शुवेंदु अधिकारी से बड़ा कोई नहीं उनके लिए। आज ये सब गैर हो गए और सब में कमियां दिखने लगी। ये क्या बात है दीदी? कल तक तो वो बड़े अच्छे लगते थे, बड़े प्यारे लगते थे, आज वो बड़े गैर हो गए, उनमें बहुत कमियां दिख रही है। आपको जिनको टिकट नहीं देना है अनाउंस कर दीजिए ना। आप जब चले जाते हैं तब क्यों अनाउंस करती है? जिनको आपको टिकट नहीं देना है, आपको लगता है कोई लालच या दबाव में जा रहा है, तो आज आप अपना टिकट ऐलान कर दीजिए। मैं आपको ये TV9 पर दावा करता हूं, जो ममता जी टिकट का ऐलान भी करेंगे तो बहुत से उनके उम्मीदवार उनका टिकट उनको लौटा कर उनके साथ नहीं रहेंगे। ये मैं आपको दावा करता हूं। आज शाहनवाज साहब, उधर ये कहा जा रहा है CBI ED का डंडा दिखा दिया जाता है जिनके ऊपर चार्जेस हैं।
और नहीं तो कह दिया जाता है तुमको उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री देखेंगे बना उस सकते हैं कि दिन नहीं। देखिए, उस दिन भी ये सवाल आया था आपके कॉन्क्लेव में कि सीबीआई की, ईडी की, इनका डर दिखाया जाता है। एकदम नहीं। जो लोग आ रहे हैं वो खुशी से आ रहे हैं। जो माँ माटी मानुष के बात पे जुड़े थे और जब देखा गोली बम बारूद में बदल गया तो उनको लगा कि अब ममता जी के साथ चलना, कोई भी जो राजनेता है, जो शरीफ आदमी, उसको लगता है बंगाल जो सपने दिखाए थे सोनार बंगला का, वो तो है नहीं, ये तो परिवार बंगला हो गया। सिर्फ दीदी तो बड़ी सादगी से रहती हैं, चप्पल पहनती हैं, छोटे से घर में रहती हैं। अटल जी भी प्रभावित हुए थे उनके छोटे से घर में रहने को। तो दीदी तो बहुत सादगी से रह रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री देखिए, करोड़ों रुपया उनके यहाँ से निकल रहा है, पकड़े जा रहे हैं। दीदी तो सादगी से रहती हैं, लेकिन उनके मंत्रियों को देखिए। और ये भी सैयद शाहनवाज हुसैन का ये बड़प्पन है। उन्होंने उस दिन कॉन्क्लेव में भी दीदी की तारीफ ही की थी और ये कहा था कि उनके बड़प्पन के संदर्भ में तो आज भी मुतासिर हूं मैं उससे। लेकिन एक अहम खबर सुन लीजिए। शुभेंदु के बाद उनके भाई सांसद दिव्येंदु अधिकारी छोड़ सकते हैं तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस सांसद पद पर से दिव्येंदु अधिकारी दे सकते हैं इस्तीफा। तामलुक से सांसद दे सकते हैं इस्तीफा। इसके पहले उनके एक भाई पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये तीसरे भाई भी क्या भारतीय जनता पार्टी चले जाएंगे? और ये जाहिर है ऐसा होना एक बड़ा एम्बैरेसमेंट, क्योंकि अभी तक ये समझा जा रहा था कि देखिए अधिकारी परिवार में से एक टूट सकता है, लेकिन बाकी तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। भास्कर साहब, क्यों हो रहा है ऐसा? ये मैं कहना चाहता हूँ, आप तो आप हैं, हम सब इंसान हैं। इसका मतलब कुछ भी समझ लीजिए। जो लोग जा रहे हैं उधर, पहले तो इन लोगों के ऊपर आरोप था कि इन लोग चोर है, डाकू है, पैसा लिया हुआ है, सब कुछ किया है। और बीजेपी जाने के बाद उन लोगों के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। बीजेपी पार्टी पिछले चुनाव में 18 सीट जीते थे यहाँ से, और नहीं 18 सीट जीते थे यहाँ से, लेकिन बाद में पता चला ये 18 सीट हम लोग कैसे जीत पाए, फिर जीत गए मालूम नहीं है। फिर टीएमसी को तोड़ने का कोशिश किए। आपको ये कहना चाहिए कोई भी जाए टीएमसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी को जो वोट मिला था ये सब लीडर नहीं था। आज क्यों चाहिए? क्योंकि बीजेपी में कोई लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप जो है वो टीएमसी में है, लेकिन जो लीडरशिप टीएमसी छोड़ के जा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको इस्तेमाल करके देखें और अगले जो चुनाव में पता चलेगा। क्योंकि किसी को ममता जी ने कहा है कि आप जाना चाहते हैं आप चली जाइए, लेकिन जाने का बाद पिछले क्यों गया, क्या गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जाने का बाद इतना गालियां, भास्कर जी सनाब बात करते रहते हैं। भास्कर जी, कहा यह जाता है कि पॉलिटिक्स हो या आम जीवन, कुछ भी पाल लो, मुगालता नहीं पालना चाहिए। कि लीडरशिप यही थी, यहां से जाने के बाद उनकी लीडरशिप भी नहीं रहेगी, ये मुगालता नहीं है क्या? ये 18 सीट जीतने के बाद जो टीम जिताया, और पुराना जो बीजेपी का कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो 18 सीट जिताए, तो हम लोगों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? टीएमसी से सब ये भगदड़ क्यों है? ये भगदड़ क्यों है? इसके मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, और अवनिजेश जी के पास जाते हैं, शायद वो हमको समझा पाए ये क्यों है। दिनेश जी, पहले एक छोटी सी बात और कह दूं, जो मुझे लगा था कि भाषा के मुद्दे पे बहस चलेगी। नरेंद्र मोदी ऑन रिकॉर्ड, सबको मालूम है कि वो लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं। यहां तक कि उन्होंने खुद कहा कि यूएनओ में पहला भाषण देने के समय सुषमा स्वराज जी ने कहा कि आप लिख लीजिए। उनका नहीं, मैं बिना लिखे स्पॉन्टेनियस बोलूंगा, और स्पॉन्टेनियस बोले वो। तो इसलिए टेलीप्रिंटर पर वो गुजराती में लिखा होता है और वो हिंदी में पढ़ते हैं। ये फैक्चुअल एरर है। मैं उस हंसी मजाक के मूड में क्या कहूँ ऐसी मुख्यमंत्री को जो इस तरीके की बात करती है, इसलिए मैंने नहीं कहा था, लेकिन ये फैक्चुअल, मैंने कहा करेक्शन कर दूं मैं आपको। दूसरी बात, अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये चोर डकैत बोल रहे थे। अरे हम चोर डकैत बोल रहे थे या बीजेपी वाले चोर डकैत बोल रहे थे? आप तो उनको साधु बता रहे थे, तो अब उनके बाहर जाते वो चोर डकैत कैसे हो गए? आप तो साधु बता रहे थे उनको कि नहीं ये सब ईडी और इसकी वजह से है, कोई हमारा खराब आदमी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई गलत काम नहीं किया। आप तब तक, जब तक वो वहां रहते हैं, तब तक आप भी तो उनकी इतनी तारीफ करते हैं, उतने दूध के धुले बताते हैं। ये दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने बारे में सोच लीजिए कि आप स्वयं उनके बारे में क्या कह रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दिनेश जी, आखिरी बात यह कि एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, तीन आदमी नहीं, लगातार भगदड़ मची हुई है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ये सिर्फ ईडी नहीं, लेकिन इसमें एक दो चीजें है ना, एक तो भगदड़ मची हुई है अवनिजेश जी, और दूसरा ये है कि डेस्टिनेशन भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। बनर्जी की पार्टी में पीके जब से आए हैं, पीके को कोई एबी, एमबी और पीके, ये तीन लोग पार्टी में रह जाएंगे।
इसके अलावा कोई रहने नहीं, लेकिन मेरी जब वहां बात हो रही थी सर, वेस्ट बंगाल जब मैं गया था, एक कॉन्क्लेव जिसका जिक्र अभी शाहनवाज हुसैन साहब कर रहे हैं, वहां तो टीएमसी के किसी व्यक्ति ने मुझसे ये भी कहा, ये अच्छी बात है, देखिए इसी तरीके से हमारी एंटी इनकम्बेंसी को अपने घर ले जा रहे हैं। ये जरा ये इसको भी समझने की आवश्यकता है। ये वाकई इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्या, हमारी एंटी इनकम्बेंसी को अपने घर ले जा रहे हैं? चंदन घोष चौधरी जी, ऐसा होता है क्या? ये सही बात है, ये सही बात है, ये एकदम सही कहा। क्योंकि अगर जब कांग्रेस तोड़े 98 में, जब ममता जी ये तृणमूल कांग्रेस बनाई, उसके बाद कांग्रेस तोड़ने का पूरा खेल शुरू की। अभी क्या है, 2011 हम लोग एक साथ जुड़े हुए सरकार भी बनाए थे, 11 मंथ्स वी स्टेड, उसके बाद हम छोड़ के चला आए। कोई एक कांग्रेस वर्कर ये क्वेश्चन नहीं किए जो क्यों इतना साल बाद हम लोग पावर में आए फिर भी छोड़ के चला गए, क्योंकि द एटीट्यूड हम लोग पहले से ही हम लोगों को समझ में आ गए, ममता बनर्जी इज अ काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन लीडर, एब्सोल्यूट ऑथोरिटेरियन। तो इसमें क्या है, अभी जो है 24 एमएलएज आउट ऑफ 44 एमएलएज लास्ट इलेक्शन 2016 जो तृणमूल कैंप में है। लेकिन एक बात आप भी मानेंगे सर, चंदन घोष चौधरी जी, आपने एक अहम बात कही है, मैं आपको ये भी कह दूं, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन जब आप कहते हैं कि कोई एबल लीडर है और कह देते हैं कि ये ऑटोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है। बहुत बारीक अंतर होता है, और जिसको जो सूट करता है उस हिसाब से व्याख्या कर देता है। I endorse this word, absolutely authoritarian, क्योंकि अभी जो है, अभी देखिए ना, अभी तृणमूल क्यों तोड़ रहे, और बीजेपी यहीं पे एक बैंकरप्ट कंडीशन में है, एक बैंकरप्सी तो है ही ना अपना लीडरशिप में, ये तो जनरल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक और अहम खबर बता दूं सर, और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाता हूं। ये आपके लिए भी दिलचस्प खबर है। ममता बनर्जी को लग सकता है एक और झटका। हिरेन चटर्जी ने बीजेपी में जाने के संकेत दिए। TV9 भारतवर्ष से हिरेन की एक्सक्लूसिव बातचीत में हिरेन ने कहा, टीएमसी ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। टीएमसी युवा मोर्चा के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं हिरेन चटर्जी, सुनिए क्या कहा उन्होंने। मेरा जो अध्यक्ष है उनको मैंने बहुत बार मैसेज किया है कि आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू टॉक टू यू, तो उनके पास से कहीं जवाब कभी नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। तो इसलिए मुझे लगा कि जहाँ पे सब लोग इतने बिजी हैं तो वहाँ पे मैं करूँ क्या। चारों तरफ से लोग जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ कि मेरे साथ बात तो चल रही है लीडरशिप से, मैं बहुत सारे लीडरशिप से मेरी बात हुई है लीडर्स के साथ, लेकिन मैंने अभी तक कोई सिद्धांत नहीं लिए हैं कि मुझे क्या करना है। अब इनके ऊपर तो ना तो कोई ईडी या कोई सीबीआई छोड़ी जा सकती, ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इस तरह के बहुत सारे छोटे बड़े नेता हैं जो बीजेपी का रुख कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है सुपर्णो मोहित्रा? अब इनके ऊपर तो वैसे कोई दाग भी नहीं है कि वहां जाके वॉशिंग पाउडर साफ कर देगा। दिनेश जी, मैं सबका बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादातर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कैरियर सक्सेशन प्लानिंग उनमें है नहीं, तो बार बार अगर दूसरे जगह से वो लोग इकट्ठा करें तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। पहला चीज़, जो बार बार आप जब वो दिखा भी रहे थे कि ये छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा था, मेरा आंखें बिल्कुल स्क्रीन पे था। मैं देख रहा था कि अब बीच में हमारी जो नेत्री है ममता बनर्जी को रखे थे, और उनके इर्द गिर्द में काफ़ी नाम आप घुमा रहे थे। तो अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट को भी हम देखें तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा आपके स्क्रीन में भी जो है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में कौन इंपॉर्टेंट है, वो आपका बिल्कुल स्क्रीनशॉट आपने जो दिखाया उससे साफ जाहिर होता है। मुझे और जवाब देने नहीं, की लेकिन जरूरत जिसको नहीं। सूर्य मान के अभी तक परिक्रमा की जा रही थी, वो ग्रह अब छिटक कर गैलेक्सी में दूसरा सूर्य क्यों तलाश रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों छोड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, नहीं दिनेश जी, मैं बता रहा हूँ दिनेश जी, लोकतंत्र में अगर सबसे अहम भूमिका अगर किसी को होता है तो लोगों का होता है। और एक किसी भी राजनीतिक दल, वो हमारा दल हो या दूसरी किसी भी दल हो, उनका कोई विश्वास होगा नहीं। लेकिन अभी एक बात जो हिरेन चटर्जी ने कही, उसको लेकर मैं सैयद शाहनवाज हुसैन साहब के पास भी जाना चाहता हूँ। आपने तो एक अहम बात कह दी कि ग्रह परिक्रमा करते हैं, लेकिन यही ग्रह परिक्रमा करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन ये ग्रहण भी लगा देते हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, एक बात में ये समझाइए, कभी ये कहा जाता है कि देखिए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी राहुल गांधी तक सीधे उनके घर में उनके अंदर कमरे तक अप्रोच थी, वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। कभी ये जो कहते हैं कि देखिए हमारी नेत्री हमारी सुन नहीं रही है, तो जहां पर मुलाकात का वक्त ही ना मिले वहां रहकर क्या करना, हम भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। बहाना कोई भी हो, मंजिल एक है। वजह क्या है?
देखिए, मैं सारी बात कॉन्क्लेव की अगर करूं तो ठीक नहीं है, लेकिन ये सवाल भी कॉन्क्लेव में आया था और जो जवाब, क्योंकि मैं स्पेशल तौर पे आपके टीवी 9 की कॉन्क्लेव में गया था तो मैंने ये सवाल का जवाब दिया। मैं फिर से देता हूँ, हमारी पार्टी बड़े हृदय की पार्टी, हम कम्युनिस्ट पार्टी की तरह नहीं हैं। हम अपने दरवाजे को खोल कर रखते हैं। जो लोग भी हमारे विचारों को मानता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, नीति और नेतृत्व से सहमत है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। और हमारे यहाँ तो मिस कॉल भी मारेंगे तो हम आप अंदर लेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो लोग राजनीति में सेवा का माध्यम बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानना चाहते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो आज पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो पहले बहुत देर से आए, और बहुत देर से लोग हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। तो हमारी पार्टी बड़े दिल की पार्टी, हमारी पार्टी बुआ भतीजे की पार्टी नहीं, हमारी पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं। आज आप देखें दिनेश जी की जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो साउथ की पार्टी हो या नॉर्थ, किसी ने चुटकी लेते हुए कहा था वेस्ट बंगाल में ही सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, क्योंकि वहीं पर साइड लाइंस में कई बात जोक में भी कही जा रही थी। किसी ने ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा चुनाव आते आते बुआ भतीजे में से भी कोई भारतीय जनता पार्टी की रोड पर उस तरफ आगे चलता हुआ दिखाई दे। आपकी मुस्कुराहट क्या कह रही है मैं सुनना चाहूंगा आगे, लेकिन चुनाव से पहले हर दांव पेच में जुटी हैं पार्टियां, लिहाजा आदिवासी वोट, SC, ST, OBC ये सब काउंट करते हैं, और वो माइनॉरिटी वोट की तरफ तो खैर ममता दीदी की निगाह है ही। लेकिन यहां पर ये जो आप देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, जो ये द्विध्रुवीय मुकाबला जिसकी बात की जा रही है, उसको वो वैसा है क्या, या फिर ये त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय में असल में आपको दिखाई देगी एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ आपको ममता बनर्जी तो दिखाई देंगी ही, लेकिन साथ में आपको दिखाई देंगे वामदल और कांग्रेस भी। क्या इनको इस समय उस तरीके से इनको कंसीडर नहीं करना, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक भूल हो सकती है क्या? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेन जो अभी कंटेंडर्स हैं वो यही हैं, TMC, BJP, कांग्रेस और वाम मोर्चा। लेकिन अगर इनके साथ दूसरी पार्टियां जो वहां चुनाव लड़ने पहुंच रही हैं, उनको अगर आप इस लिहाज से छोटा मान रहे हैं कि कोई साइजेबल चंक सीटों के हिसाब से नहीं जीतेंगी, तो ये गलती कर रहे हैं आप। क्योंकि न सिर्फ सीटें जीतना महत्वपूर्ण होता है, बल्कि किसी दूसरे की जीती हुई जो जीत रहा है सीट, उसको जीत से पहले रोक लेना भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोगों को वोट कटुआ कहते हैं। इसमें से किसका कितनी हैसियत है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया MIM ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये जाहिर है जब वहां पहुंची उसने फुरफुरा शरीफ में वहां के स्पिरिचुअल लीडर से, रिलीजियस लीडर से मुलाकात की, तो वहां बन गया इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो कभी ममता दीदी का सपोर्टर हुआ करता था। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, वैसे तो ममता दीदी से हेमंत सोरेन की कहते हैं कि ठीक पटरी खाती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले बार भी वहां इलेक्शन लड़ने पहुंच गई थी और इस बार फिर से जा रही है। पिछली बार जब वहां पहुंची थी तो JMM के सभी लोगों की वहां जमानत जब्त हो गई थी। इस बार क्या होने वाला है पता नहीं। कहते हैं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इनमें से कुछ की लॉटरी भी लगवा सकती है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये भारतीय जनता पार्टी की साथी झारखंड के अंदर, यहां पहुंचकर ये क्या गुल खिलाएगी, किसके वोट अपनी तरफ लाएगी और किसका गणित बिगाड़ेगी। RJD, ये बिहार में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में, लेकिन यहां RJD पहुंचेगी और कांग्रेस वाम मोर्चे के साथ आपको यहां चुनावी मैदान में दिखाई देगा। JDU, भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में, लेकिन यहां पर LJP यहां पर भी अपने कैंडिडेट्स उतारने वाली है। हम वहां JDU के साथ अब, लेकिन यहां क्या, BSP 161 उम्मीदवार पिछली बार चुनाव में उतारे थे 2016 में, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। शिवसेना पिछली बार 21 उम्मीदवार लड़ाए थे और सबकी जमानत। ये ज्यादातर वो पार्टियां जो पिछली बार तो जमानत जब्त करा चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर चुनावी मैदान में हैं तो किस लिए, और ये किसका खेल बनाएंगी, किसका खेल बिगाड़ेंगी, जरा ये समझने की कोशिश करें। अपनी जयेश जी। दिनेश जी, एक तो बात मैं ये बता दूं आपको कि ये जमानत जब्त करवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन ना कुछ परसेंटेज वोट होने की वजह से इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला रहे, इतने परसेंट वोट पूरे देश में लिए, ये बहुत बड़ा कारण होता है।
बाकी वहां पर आप जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर कुछ महत्वाकांक्षी या एक इकाई है, उन्हें हम लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस कारण से लड़ रहे हैं। वास्तव में इनका, आपने भी स्वयं भी कहा और सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है कि इनका वहां के बंगाल की राजनीति में सबकी जमानत जब्त हुई थी पिछली बार, और इस बार भी कोई वो बहुत महत्वपूर्ण या ऐसी भूमिका नहीं अदा कर पाएंगे जिसमें वो बंगाल की राजनीति में नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है, इसको भास्कर सिन्हा साहब से समझें कि एंटी इनकम्बेंसी अब इन लोगों के लिए वोट्स का एक नया रास्ता खोल सकती है, और कुछ नहीं तो कम से कम उम्मीदवार जो एकदम मार्जिन पर जाकर जीतते हैं उनके लिए मुश्किल कर सकती है। भास्कर जी, देखिए, आम आदमी वोट देता है, उनमें जो जीत सकता है वो जो हरा सकता है, ये दोनों को ही बीच में चुनते हैं। बहुत कम संख्यक लोग तीसरे लोगों को वोट देता है। आप देखिएगा बंगाल का इतिहास देखिए, 50 साल से पहले था सीपीएम वर्सेस कांग्रेस, उसके बाद था सीपीएम वर्सेस टीएमसी, अभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी। थर्ड फ्रंट, तीसरे किसी पार्टी का कोई भी कभी भी बंगाल के चुनाव में कभी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहा। अभी क्या है कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं वो ममता दीदी के साथ ही, उसके साथ एक तो गठबंधन हो सकता है, इसका बात चल रहा है। जैसे सीपीआई-एमएल लिबरेशन जो बिहार में बहुत अच्छा चुनाव लड़े, उन लोगों ने कहा है कि बीजेपी इज आवर मेन एनिमी, नॉट टीएमसी, और बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना चाहिए। ये सीपीआई-एमएल लिबरेशन जो बिहार में इतना बढ़िया रिजल्ट किया, वो ये बेशक वो कहें, ये वो बेशक कहें कि यार मेन एनिमी इज बीजेपी नॉट टीएमसी, लेकिन जो टीएमसी से नाराजगी का वोट है वो किधर जाएगा शहनवाज हुसैन साहब? देखिए, टीएमसी से राजी कोई वोट नहीं है। सब बंगाल की तो पूरी जनता ही टीएमसी से नाराज है, और बीजेपी से राजी लोगों का एक अलग वोट है। तो टीएमसी से तो नाराजगी सबकी है ही, ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं। और चुनाव में देखिए, हम लोगों को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं ये लोग। ठीक है, आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव अभी हुआ था, तब हमने कहा कि 22 जीतेंगे, तो लोग मान नहीं रहे थे, हम 18 जीते। अब हम कह रहे हैं 200 के पार जाएंगे। बंगाल में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार हम बनाने वाले हैं, और ये एहसास टीएमसी के नेताओं को, उनके विधायकों को। चलिए, तो आपने एक इशारा ये भी दिया कि 22 कहा था, किसी ने भरोसा नहीं किया, 18 लेकर आए, और इस बार हमने 200 पार के लिए कहा है। क्या इसमें भी कोई इशारा छिपा हुआ है? अपने मेहमानों का धन्यवाद करूंगा क्योंकि अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि चर्चा आगे बढ़ाऊं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।